हेलो, नमस्कार दोस्तों। और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने जिक्र किया था कि किस तरह से हम बचे हुए 15 दिन में अपना सीटेट एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग आज केवल पर्टिकुलर सीडीपी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में इनसे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जामिनर इन टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते, वो क्वेश्चन ज़रूर जो है मिलता ही मिलता है इससे। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। बचे हुए जो जितने भी दिन हैं, आप अगर इतना टाइम नहीं रहा आपकी जो है कोई किताब पूरी पढ़ी जाए, ठीक है, तो इतना समय नहीं रहा। अब केवल इतना समय बचा है कि जो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको केवल ध्यान से हम पढ़ लें और अपना जो है कि अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। इतना ही हो सकता है। बच्चे मुश्किल से आज डेट है, उसके बाद आज से मुश्किल से 12-13 दिन बचे हुए हैं। तो इन 12-13 दिनों में हमें करना क्या है कि ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं तो इनको हमें अच्छे से रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है। पहले ही मैंने बताया था कि आप जो है अपना एक PYQ की बुक ले लीजिए जिसमें पुराने 2-3 साल के पेपर हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें जब आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड आपको, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको PYQ से MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। और आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि ये जो टॉपिक लिखे हैं इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो पहला जो टॉपिक है वो है लर्निंग। आपने अगर CDP पढ़ी होगी तो आपने लर्निंग का चैप्टर ज़रूर ध्यान दिया होगा। उसमें लर्निंग का चैप्टर अधिगम, जिसे हिंदी में अधिगम कहते हैं, उसमें लर्निंग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने आप में लर्निंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमें बच्चे कैसे सीखते हैं, हम कैसे सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, सीखने की प्रक्रिया के क्या क्या गुण हैं, ठीक है। तो अधिगम यानी कि लर्निंग का एक संक्षिप्त अर्थ होता है सीखना, ठीक है, और उसका हिंदी में कहते हैं लर्निंग को अधिगम। लेकिन इसका एक विस्तृत रूप है, उस विस्तृत रूप को भी जब आप पढ़ेंगे लर्निंग का चैप्टर तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसका विस्तृत रूप क्या होता है, ठीक है। इसमें आपने लर्निंग कर्व्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप ज़रूर लर्निंग कर्व्स जो है, इसको अधिगम वक्र कहते हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इनसे और लर्निंग की जितने भी थ्योरीज़ हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांत, वो आपको ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख करके जानी है। और ये है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है, लर्निंग का ट्रांसफ़र। ये लर्निंग के चैप्टर के अंदर, लर्निंग टॉपिक के अंदर ये 3 चीज़ें हैं। कर्व्स, थ्योरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिगम की थ्योरीज़, ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये 3 टॉपिक हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से मिनिमम कम से कम 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कम से कम, और 1 से 2, ठीक है, कम से कम 1 और 2 क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। और सबसे अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जीन पियाजे का नाम CDP जिसने भी पढ़ी है, जिसने भी अपना सीटेट की तैयारी कर रहा है, उसने जीन पियाजे का नाम बहुत ही कई बार सुना होगा। जीन पियाजे की जो थ्योरी है, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको कि बोलते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, वो थ्योरी आपको हर एक बच्चे को, हर एक को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। एक एक पॉइंट उसकी क्या क्या
कि क्या क्या गुण हैं उसके, क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं थ्योरी की, ठीक है। और वो बच्चे के अनुसार उसमें 4 स्टेज बताई गई हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेज इसमें है। तो ये जीन पियाजे की थ्योरी मेरे हिसाब से हर बच्चे को पता होनी चाहिए, और यहाँ से कम एक क्वेश्चन आना ही आना है मिनिमम, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक तो आता ही आता है, हर बार आएगा, और पिछले एग्ज़ाम में भी हर बार आया है, और आगे भी 100% पूछा जाता है, ठीक है। एक थ्योरी तो ये हो गई, और दूसरी थ्योरी है लेव-वाइगोत्स्की की, ठीक है। ये थ्योरी भी आपको एग्ज़ाम से पहले हर बच्चे को ये पढ़ लेनी है, लेव-वाइगोत्स्की की थ्योरी। ये दोनों ही थ्योरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में लेव-वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन आता है, और जीन पियाजे से भी क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आने के, एक क्वेश्चन तो आना ही आना। मैंने ये टॉपिक वो लिखे हैं जिनसे एक क्वेश्चन तो हर हाल में आना ही आना है, कम से कम एक तो आता ही आता है। ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक लिखे हुए हैं। हर एक टॉपिक, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे एक क्वेश्चन ना आए, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। केवल ये टॉपिक भी आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लेते हैं, और अपने इन्हीं टॉपिक के जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं उनके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा सीडीपी में। मिनिमम 20 से 25 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ जीन पियाजे की थ्योरी, आपको पढ़ लेनी है, क्वेश्चन लगाने हैं। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो अंतिम समय चल रहा है, 10-12 दिन का टाइम जो बचा है, 13-14 दिन का, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करनी है। क्योंकि एमसीक्यू जब ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको पता चलेगा, किस तरह के, किस समझ के, किस आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो उसका समझ एक विकसित होगी। अगली जो थ्योरी है वो है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत। ये थ्योरी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों थ्योरी ही बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, पहले भी आता है और अब भी आएगा ही आएगा। तो ये तीनों थ्योरी मेरे हिसाब से एग्ज़ाम से पहले हर बच्चे को पढ़ लेनी चाहिए। इससे भी मिनिमम एक क्वेश्चन तो मैंने पहले बताया, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। उससे अधिक 3 भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अगला टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में आपको आईक्यू का जो है फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए आईक्यू का, ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला, और आईक्यू की जो टेबल है, जो टेबल बना रखी है कि किस रेंज से किस रेंज के जो है आईक्यू होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल आईक्यू कितनी होती है, और इसकी इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज़ हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जो इंटेलिजेंस की 7-8 थ्योरीज दे रखी हैं, वो आपको थ्योरीज हर एक उसकी विशेषता क्या है, उस थ्योरी के क्या विशेषता है, और वो थ्योरी क्या कहती है, उसका कंक्लूज़न क्या है, वो आपको पता होना चाहिए इंटेलिजेंस में। ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी, इसके दोनों के आपको पर्सनालिटी और क्रिएटिविटी की आपको टेस्ट पता होना चाहिए। कितने प्रकार की पर्सनालिटी होती है, कितने क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी नापने के, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस आईक्यू नापने के क्या क्या जो टेस्ट हैं, इन तीनों को, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और क्रिएटिविटी, इन तीनों को नापने के क्या क्या टेस्ट सुझाए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन उसके वो टेस्ट किसने दिया, उसके प्रतिपादक कौन है, उस टेस्ट में क्या होता है, किस तरह से होता है, कार्ड वाला टेस्ट है, ठीक है। और ये टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों ही, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और क्रिएटिविटी,
इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, और ये क्वेश्चन आते भी हैं और आया भी है। अगला टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है जो सीखने में कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ अक्षमताएं आती हैं, अधिगम अक्षमताएं बोलते हैं इसे हिंदी में, वो आपको पता होना चाहिए। पाँच छः तरह की अधिगम अक्षमताएं होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, उनको पता होना चाहिए कि उस डिसेबिलिटी में क्या उसके क्या क्या कारण है उसका, ठीक है, और क्या उसकी पहचान है और उससे क्या हमें परेशानी होती है, ये हमें पता होना चाहिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। तो ये टॉपिक भी ऐसा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, मिनिमम एक क्वेश्चन, इन सब से एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम बनता ही बनता है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक तो आना ही आना। ये टॉपिक आपने किया तो इसका मतलब 1 नंबर पक्का। अगला है RTE 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये 2009, ये आपको पता होना चाहिए। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो अब तक तो आगे ज़रूर पढ़ लें। एक है NCF 2005 और ये नई जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये नई वाली जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसीज आई है वो आपको पढ़ के जानी है। एक एक पॉइंट उसका पता होना चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर है और नया स्ट्रक्चर अभी जो है फॉलो किया जा रहा है वो पता होना चाहिए, और इसकी क्या क्या विशेषताएँ, क्या क्या उसमें सुधार किए गए हैं पुरानी NEP से इस बारी नई NEP में, वो आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है CCE माने कि कंटिन्यूटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये टॉपिक ऐसा है, ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी एक क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, एक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन इससे आने हैं, क्योंकि ये नई एजुकेशन पॉलिसी है। NCF 2005 से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है और RTE से 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आता है। तो ये आपका ये हो गया 4 टॉपिक। ये चारों टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है पढ़ने में, और बहुत ही मतलब बढ़िया टॉपिक है। और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन भी आता है। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन भी इनसे आता है और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी इसमें उबाऊपन नहीं महसूस होगा जब आप RTE पढ़ेंगे, NCF पढ़ेंगे, NEP पढ़ेंगे, CCE पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ने से एक ये फ़ायदा है कि एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा। अगला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास और वृद्धि। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसकी विकास और वृद्धि के जो गुण हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और अगला टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है और इसकी थ्योरीज़ क्या क्या है, उसके सिद्धांत क्या क्या है, ये टॉपिक भी ज़रूरी है। यहाँ से भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको आराम से मिलेगा ही मिलेगा। अगला टॉपिक है जेंडर माने कि लिंग। ये टॉपिक भी ऐसा है, इससे 1 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऐसी है, इससे 1-2 क्वेश्चन मिनिमम मिलनी है। एक है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो ये टॉपिक मैंने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, उसके आधार पर मैंने ये पाया कि जो बार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, वो टॉपिक मैंने यहाँ पे छांट करके लिखे। मैंने देखा कि लर्निंग
से क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, और जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है उससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। लैब वाइगोस्की का थ्योरी है, लैब वाइगोस्की की थ्योरी, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है बार बार। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, उससे भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। इंटेलिजेंस के थ्योरीज क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, आईक्यू की टेबल क्या है, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के टेस्ट क्या क्या होते हैं, इनकी थ्योरीज क्या क्या होती हैं, इन थ्योरीज से क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिद्धांत इसके, और इनके टेस्ट क्या क्या हैं, उससे भी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आता है, जो है CTET में बार बार लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो हर बार इसमें मिलना ही मिलना है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, इनसे हर एक शिफ्ट में, जब भी आप जो भी शिफ्ट होगी CTET की, तो उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा यही अनुरोध है आप सभी से, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो CDP नहीं अच्छे से कवर पढ़ पाए, नहीं अच्छे से पढ़ पाए हैं, कवर नहीं कर पाए हैं, कारण चाहे कोई भी रहा हो, अगर उन्होंने तैयारी ठीक से नहीं कर पाए हैं CDP की, और उन्हें डर है, उन्हें चिंता है, और वो उन्हें टेंशन है कि कैसे करके एग्ज़ाम हम क्वालिफाई करेंगे CTET का, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो उसके लिए आपको ये जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, ये टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। समय इतना नहीं है कि आप इनको पूरी तरह से कि किताब लेके बैठ जाएं और इनको पढ़ने बैठ जाएं, तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि फिर आपको MCQ सॉल्व भी करने हैं। तो आपको करना क्या है, अब बचे हुए दिन हैं उनमें आपको PYQ जितने भी पिछले 2-3 साल के PYQ हैं, MCQ हैं, वो आपको लगाने हैं। अगर आंसर आपको खुद से आ रहा है, खुद से आंसर आता है, तो उसको टिक कर देंगे। 4 ऑप्शन, जैसे कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद से आता है और आपने टिक किया, और आंसर आपने देखा आंसर शीट में, हाँ ठीक है, तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर है। अगर मान लो आंसर वो गलत हुआ, तो आप आंसर जो उसका हिंट दे रखी होती है आंसर शीट में, तो वहाँ से आप आंसर शीट में आंसर ये मैच करेंगे अपना कि क्यों गलत है मेरा आंसर, और उसको फिर सही करेंगे कि हाँ मेरा आंसर इस वजह से ये वाला सही है और ये मेरा आंसर गलत है। तो इस तरह से जब आप लगातार काफ़ी सारे PYQ सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, तो आपको जब दोबारा से एक बार नहीं, ये बार बार करना है, कम से कम 2 से 3 टाइम्स आपको MCQ सॉल्व करने हैं पुराने साल के, बार बार। एक तरह से मतलब जब बार बार करेंगे, आंसर गलत होगा, फिर उसको आप देख के सही करेंगे, तो उस क्यों सही हुआ, आपका गलत क्यों हुआ, जब मैंने टिक किया वो गलत क्यों हुआ, और बाकी आंसर शीट में सही दे रखा है तो वो क्यों सही है। तो इस तरह से एक समझ डेवलप हो जाती है। CDP जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको समझ डेवलप करनी है अपनी। ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि इसमें हम 4 दिन में 5 दिन में रट लेंगे, क्योंकि इसमें रटने वाली चीज़ें जो थ्योरीज़ हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उनको उनके थ्योरीज़ का कंसेप्ट क्या है वो याद कर सकते हैं, IQ की टेबल है वो याद कर सकते हैं, इसके टेस्ट हैं वो याद कर सकते हैं। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन, जितने CDP में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, बहुत कम आता है। CTET में CDP में जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपको समझ आधारित होते हैं, वो आपको अपनी समझ के, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, जो आपने समझ बना रखी है उसके अनुसार आपको आंसर करने होते हैं। और पैटर्न पिछली बार से हल्का सा मुश्किल मिलेगा CTET का, क्योंकि समय के साथ साथ पैटर्न जो है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ जाता है। तो ये टॉपिक मैं यही कहूँगा आपसे कि भाई अगर आपको पास होना है CDP में, तो आप ये टॉपिक तो कम से कम पढ़ के जाएं। और केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। PYQ जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर टिक नहीं करेंगे, आंसर को मिलाएंगे नहीं, तब तक कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। और गारंटी है इसकी, 100% यहाँ गारंटी है, 100% आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये टॉपिक अगर आपने कर लिए अच्छे से,
PYQ सॉल्व कर लिए मल्टीपल टाइम्स, और ये टॉपिक अगर आपको आ गए तो कम से कम 20 से 25 नंबर आपके आ सकते हैं, इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। आ सकते नहीं है क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिना इनके पेपर बन ही नहीं सकता, ना ही बना है और ना ही बनेगा, क्योंकि यही टॉपिक हैं CDP में जो बार बार पूछे जाते हैं। और ये मैंने सिर्फ यूँ ही नहीं लिख दिए हैं, मैंने पुराने साल के PYQ जो है उनका एनालिसिस किया, उनसे टॉपिक छांटे कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो मैंने पाया कि हर बार जितनी बार भी एग्ज़ाम हुआ पिछली बार, हर बार यही टॉपिक हैं, घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आगे जो है मैं आगे आपको बताऊंगा कल कि EVS की और मैथ की तैयारी कैसे करें। इसमें कम से कम 25 मार्क्स और मैथ में भी 25 मार्क्स कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जब तक आप 20 से 25 के बीच में टारगेट नहीं करेंगे तब तक ये एग्ज़ाम जो है पास होने वाला नहीं है। क्योंकि कम से कम 20 नंबर तो आपको करने ही करने हैं, कम से कम 20 नंबर का टारगेट हमको। 20 नंबर बहुत आराम से आ जाते हैं क्योंकि 15 नंबर की पेडागोजी होती है, 15 नंबर का आपका जो है कि आपका कंटेंट वाला सेक्शन रहता है, तो उसमें आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं जो 20-25 नंबर। और आप बहुत ही आराम से देखिए कैसे पास होगा ये एग्ज़ाम CTET का, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम होता नहीं है तब तक डर लगा रहता है कि अरे पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई तो ज़्यादा की नहीं है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है। बस इसके लिए थोड़ी सी एक सही रणनीति बनानी पड़ती है, अपना माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम के बचे हुए दिनों में तैयारी करनी है। ये टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हो और इनसे निश्चित ही आप 20 से 25 नंबर ला सकते हो। बाकी का मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे आपको EVS और मैथ के बारे में कैसे करके आपको कहाँ से क्या क्या तैयारी करनी है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।